गुड मॉर्निंग एवरीवन। निदेशक तत्व में जो बात अभी हमें थोड़ी सी बच गई है, अब देखो आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड है कि वो वर्तमान बातों को जोड़ के खूब पूछते हैं, तो अब डीपीएसपी में सारी बात लिख दी गई, लेकिन अब सवाल है कि निदेशक तत्व का आज के उदारीकरण के जमाने में क्या फर्क होगा। तो दोस्तों जरा देखो, यानी निदेशक तत्व के उदारीकरण के दौर में प्रासंगिकता, उदारीकरण के दौर में प्रासंगिकता यानी क्या रेलेवेंस रहा। और जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं, इसका मतलब है कि क्या वर्तमान समाज की समस्याओं को हल करने के लिए या वर्तमान परिस्थितियों में ये पर्याप्त है या उसमें थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है। तो दोस्तों बस ये बात को याद दिला दें, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, देखो हमारे संविधान में निदेशक तत्व तो आ गए। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो दोस्तों उसके बाद जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, यानी मिली जुली। मिश्रित का मतलब मिला जुला। अब मिला जुला अर्थव्यवस्था का मतलब है उसमें राज्य ने महत्वपूर्ण उद्योगों पर नियंत्रण कर लिया। तो हमारे यहाँ कुल मिला के राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। और आप जानते हो उसका मतलब है सरकार ने ज्यादातर अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया। और सरकार ने अर्थव्यवस्था पर इसलिए नियंत्रण कर लिया कि भाई सरकार अगर फायदा पाएगी। देखो जब सरकार अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करती है उसके बड़े फायदे हैं। भाई रेल सरकार की है तो कई बार हम बिना टिकट चले जाते हैं, तो ये राज्य नियंत्रण का फायदा है। क्योंकि दोस्तों सरकार काम क्या है, फायदा कमाना नहीं है। इसे रेल के किराए बढ़ते नहीं। अब देखो अगर कोई प्राइवेट बस चला रहा है तो फटाफट किराया बढ़ा देगा, लेकिन रेल किराया नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सरकार लाभ कमाने की एजेंसी थोड़ी है। भाई सरकार समाज के वंचित वर्गों को ध्यान में रखती है, इसलिए राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का बड़ा फायदा है। दोस्तों राज्य नियंत्रित जो विश्वविद्यालय है, जो हॉस्पिटल है, एम्स में चले जाओ, अब 10 रुपए की पर्ची कटा के ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। मैक्स में जाओ तब आपको पता चलेगा कितना गंभीर मामला है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान तो लिखा, इस संविधान को व्यवहारिक रूप में चलाता है अर्थव्यवस्था पार्टी। तो कह दिया गया भैया राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होगी। हाँ छोटे मोटे लघु जो छोटी मोटी अब साइकिल बनाना है, साबुन बनाना है, तो वो कोई प्राइवेट आदमी बना सकता है, जिसे कहते हैं निजी क्षेत्र। तो सरकारी क्षेत्र को कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। जो अर्थव्यवस्था राज्य चलाता है, इसलिए देखो ओएनजीसी सार्वजनिक क्षेत्र है, रेल पब्लिक सेक्टर है। और जो छोटे मोटे उद्योग हैं उन्हें निजी क्षेत्र कहा जाता है, जो प्राइवेट लोग चलाते हैं। तो हमारे जब देश आजाद हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ, तो हमारे यहाँ तो सरकारी उद्यम हावी थे। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि सरकारी उद्यम बड़े सारे कारणों से घाटे में आ गए। और दोस्तों सरकारी उद्यम घाटे में क्यों है, ये भी बड़ी अजीब कहानी है। देखो तो मानव मनोविज्ञान ऐसा है यार कि सब कुछ अगर मिल जाए, यानी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता मार्क्स। तो दोस्तों जो समाजवादी थे वो कहा करते थे भाई हम काम क्यों करेंगे। और रूस में तो यही हाल हुआ, रूस में समाजवाद आ गया, राज्य ने सबको मुफ्त में चीजें दे दी। दोस्तों ये बात समझनी जरूरी है कि राज्य कल्याणकारी हुआ और फेल क्यों हुआ। आखिर में कौन सी ऐसी कंडीशन आ गई कि एयर इंडिया को टाटा को बेचना पड़ा। आजादी के बाद तो एयर इंडिया राज्य की, आजादी के बाद टाटा के हाथ में, फिर राज्य ने उसको ले लिया था। और ऐसा क्या आन पड़ी कि राज्य को उसको देना पड़ गया। तो मामला है दोस्तों, अब सोवियत संघ में आप देखो, सोवियत संघ में तो निजी उद्योग थे ही नहीं। हमारे यहाँ तो बीच बीच का रास्ता अपनाया गया कि सार्वजनिक निजी उद्योग दोनों अपनाए गए, लेकिन जितने महत्वपूर्ण उद्योग थे, भारी उद्योग थे, सब राज्य को दे दिया गया। ये सोच के राज्य पैसा कमाएगा, लाभ कमाएगा, सबको बांट देगा। राज्य लाभ कमाना दूर रहा, राज्य को घाटे होने शुरू हो गए। अब बड़ी समस्या आई। इसलिए जरा सोच के देखो दोस्तों, रसिया में तो
रसिया में राज्य ने कह दिया भाई सब कुछ फ्री रहेगा, स्कूलिंग फ्री, हॉस्पिटल फ्री। तो यकीन मानो दोस्तों, कई लोग तो चले जाते थे हॉस्पिटल में लेटे रहते थे। उनसे पूछा क्या है, उनका सर्दी जुकाम जैसा महसूस हो रहा है। अरे कह रहे हुआ है या नहीं हुआ, उनका महसूस हो रहा है। अब लो, अब लेटे पड़े हुए हैं। क्योंकि जब काम करने पे भी पैसा मिलेगा और न काम करने पर भी पैसा मिलेगा, तो दोस्तों मानव जीवन क्या है, काम न किया जाए, आराम से बैठ के बंसी बजाया जाए। इसलिए अब देखो, सरकारी उद्यम के सारे कर्मचारियों ने बहुत सारे एक सब काम करना शुरू कर दिया। अब पैसा में सरकार पैसा दे रही है, काम पे नहीं जाते थे। हड़ताल, धरना, प्रदर्शन फंडामेंटल राइट है। ये दोस्तों आगे चल के बता देंगे, हम भूल गए कि हमारी ड्यूटी भी कुछ है, कर्तव्य भी हैं। हमें केवल बस राइट ही याद रहा। इसलिए अब देखोगे, सार्वजनिक उद्यम जहां जहां थे चौपट हुए। चीन में चौपट नहीं हुआ, क्योंकि चीन में तो डंडे के बल पे काम कराया जाता है। चीन में धरना प्रदर्शन तो हो नहीं सकता। और हमारे यहाँ दोस्तों कोलकाता में जब देखो बंद, जब देखो धरना प्रदर्शन। इसीलिए सार्वजनिक उद्यम लगाया गया है। तो इसलिए और 1991 तक आते आते तो हमारे सार्वजनिक उद्यम बिल्कुल चौपट होने लगे, घाटे में चले गए। हमने सोचा था सार्वजनिक उद्यम लगाएंगे और कुछ पैसा मिलेगा, लोगों को बांट देंगे, हो गया उल्टा। सार्वजनिक उद्यम ही घाटे में चले गए। तो अब तो फिर पता चला सरकार का पैसा उसमें लगने लगा। पैसा मिलने की बात तो छोड़ दो, सरकार का पैसा लगने लगा। तो सरकार ने सोचा यार मामला तो गलत है। इसलिए 1991 में हमने क्या कर दिया भाई, हमने कहा अब अर्थव्यवस्था बाजार चलाएगी। इसी को कहते हैं उदारीकरण। अब अर्थव्यवस्था बाजार संचालित होगी दोस्तों। अब अर्थव्यवस्था का संचालन कौन करेगा? बाजार करेगा। कि भैया आपको फोन से बात करनी है तो एयरटेल खरीद लो, बात फोन से करनी है वोडाफोन खरीद लो। यानी अब ये नहीं है कि राज्य ही कहेगा कि भैया हमारा बीएसएल होगा, एमटीएल होगा। अर्थव्यवस्था जब बाजार चलाएगी तो आप कहोगे सर ये बताओ प्रॉफिट, फिर तो ये बाजार में तो सब फायदे के लिए काम करते हैं। इसका दूसरा तरीका, हाँ सही बात है, लेकिन कम से कम बाजार कुछ फायदा कमाएगा तो टैक्स तो राज्य ले ही लेगा। और हमारे सरकारी उद्यमों से टैक्स भी नहीं ली जा पा रहे थे, क्योंकि वो तो टैक्स पेयर का पैसा उसमें लग रहा था। टैक्स तो छोड़ दो। तो अब देखो दोस्तों, ये इसलिए उदारीकरण का सीधा मतलब क्या होता है? राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न करना। इसलिए कहा गया द ओनली बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू डू बिजनेस। सरकार काम सीधा बन गया, बस सरकार को बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस लोग करें। इसे सरकार ने कहा भाई एयर इंडिया घाटे में चल रही थी। हाल तो ये था दोस्तों, एयर इंडिया कोई खरीदने वाला नहीं था। मोदी ने टाटा को बुलाया, कहा भैया ले जाओ, और निजी क्षेत्र को दे दिया। तो सरकार जब उद्योग का संचालन करता है दोस्तों, बड़ा उसमें निर्णय नहीं लिए जा पाते, बड़ा अधिकारियों का अपना अलग हित होता है, और पता चला नेता मंत्री फ्री में यात्रा कर रहे हैं, सब अलग अलग समस्या है। इसीलिए हमने क्या किया कि अब भाई अर्थव्यवस्था बाजार चलाएगा, राज्य अर्थव्यवस्था नहीं चलाएगा। इसी को कहा गया उदारीकरण की अर्थव्यवस्था। और उदारीकरण में अपने आप निजीकरण हो जाता है। यानी निजीकरण का मतलब अब अर्थव्यवस्था अंबानी चलाएंगे, अडानी चलाएंगे, टाटा चलाएंगे, राज्य का अर्थव्यवस्था से सरोकार नहीं रहा। और फिर आप कहोगे सर अच्छा यही पूंजीवाद है क्या? हाँ, तो यही पूंजीवाद है। जिसे आप उदारीकरण निजीकरण कहते हो वही तो पूंजीवाद है। निजीकरण का मतलब अब उद्योग निजी लोग चलाएंगे। उदारीकरण का मतलब है कि अब उद्योगों पर नियंत्रण राज्य का नहीं होगा। लेकिन एक सवाल फंसेगा फिर यहाँ पे, जो आपके मन में आ भी रहा होगा, सर ये बताओ, अच्छा अब हॉस्पिटल भी निजी क्षेत्र चलाएंगे, अब यूनिवर्सिटी भी निजी क्षेत्र चलाएगी। अब ये मामला फंस रहा है, क्योंकि जब देखो दोस्तों, जब बाजार से अर्थव्यवस्था चलती है, अब अगर कोई छात्र है बेचारा गांव से आया शहर पढ़ने, अब देखो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था कहाँ घाटा पैदा करती है। अब कोई बच्चा शहर पढ़ने आया, अब देखो कमरे किराया कितना ज्यादा है, हर चीज फीस कितनी ज्यादा है। आप कहोगे सर ये बताओ ये बाजारवाद का प्रभाव कहाँ दिख रहा है? अब हम मैक्स हॉस्पिटल में जाएं तो पता चला 1 लाख 2 लाख का बिल बना दिया। समस्या तो यहां पे है। फिर उसके बाद
जरा सोच के देखे तो एम्स में गए तो डॉक्टर 10 रुपए की पर्ची पर ट्रीटमेंट कर दिया, मैक्स में गए पूरा बिल बना दिया, बड़ी समस्या आ गई। इसीलिए अब राज्य ने कहा, अब लोगों ने आलोचना भी, अब बताओ अब गरीब आदमी का ध्यान कौन रखेगा, अब कहाँ हमारे पास इतनी फीस होगी कि हम जाके हमें टीम पढ़ेंगे। सरकार का विश्वविद्यालय था, पढ़ा देता था, इसलिए समस्याएं उठनी शुरू हुई। तो जब हमने बाजारवाद उदारवाद अपनाया तो समस्या कहाँ उठी, क्योंकि अब भैया देखो निदेशक तत्व में क्या लिखा गया। अब जरा मैं आपको याद दिला दूं, निदेशक तत्व में क्या लिखा गया है और ये हो क्या रहा है। तो निदेशक तत्व में अब आपको याद दिला दें, फिर आर्टिकल 39 BC की बात आएगी। आर्टिकल 39 BC में लिखा गया है संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा और संपत्ति का स्वामित्व तो ऐसा होगा जिससे समुदाय की भलाई हो। अब तो दोस्तों जरा सोच के देखो, निजीकरण के जमाने में संपत्ति केंद्रीकरण आप रोक ही नहीं पाओगे। यानी पता चला व्यापारिक घरानों में ही सारी संपत्तियां अर्जित होती जा रही हैं। निदेशक तत्व में कुछ लिखा गया है, हो कुछ रहा है। इसलिए अब लोग स्वाभाविक रूप में सवाल उठा रहे हैं, भैया ये बताओ निदेशक तत्व में लिखा है संपत्ति केंद्रीकरण नहीं होगा, संपत्ति का स्वामित्व तो ऐसा होगा सार्वजनिक भलाई हो तो यहां उल्टा रहा है यार। और दूसरा फिर आप सवाल पूछेंगे, सर ये बताओ अनुच्छेद 46 में निदेशक तत्व के जो बड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल में आपको याद दिला रहा हूं, अनुच्छेद 46 में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति, समाज के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा राज्य देगा। कमजोर वर्गों को शिक्षा राज्य देगा। दोस्तों ये बड़े ध्यान देने की बात है। अरे हार्ले डेविडसन बाजार में बिके, ये बात ठीक है, जिसके पास पैसा हो खरीद ले। मर्सिडीज बिके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब शिक्षा और स्वास्थ्य भी बाजार बिक जाएगी दोस्तों, फिर कितने लोग इलाज करा पाएंगे। अरे मोबाइल के बेचने में और शिक्षा के बेचने में फर्क है। मोबाइल हम न भी लेंगे तो भी जीवन चल जाएगा, लेकिन किसी को हॉस्पिटल नहीं जाए तो जीवन कैसे चलेगा, शिक्षित नहीं करेंगे जीवन कैसे चलेगा। इसका मतलब है अब बाजारवाद तो अभी अब बाजारवाद है, अब अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्गों को राज्य शिक्षा देगा। और यहां तो पता चला कि शिक्षा की संस्थाएं प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। अब गोयनका के स्कूल आ गए, एमआईटी विश्वविद्यालय आ गया। तो दोस्तों नत्था कचरा का बच्चा कहां पढ़ेगा। अब यही बड़ी समस्या आ गई। इस लोगों ने कहा भैया उदारीकरण निजीकरण आ गया, यहां भी समस्या आ रही है। और इतना ही नहीं, फिर निदेशक तत्व के आर्टिकल 41 में कहा गया है, अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि लोगों को काम का अधिकार होगा, उन्हें काम का अधिकार दिया जाएगा, शिक्षा का अधिकार होगा, स्वास्थ्य का अधिकार होगा, राइट टू वर्क। इसलिए दोस्तों बेरोजगारी अगर फैल रही है, अरे निजीकरण अपनाओगे तो बेरोजगारी फैलेगी। अब रोजगार की बड़ी समस्या आ रही है। 41 में काम का अधिकार दिया जाएगा, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, और यहां सब निजीकरण हो रहा है। और मामला फिर आगे बढ़ेगा। आर्टिकल 43A में जो इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, आपको याद होगा दोस्तों, आर्टिकल 43A में यह लिखा गया है कि श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी होगी। अब कहां श्रमिकों को प्रबंध भागीदारी हो रही है। अरे निजी क्षेत्र में जितने भी आप देखोगे सब आईटी वाले क्षेत्र है, वहां तो श्रमिक संगठनों को काम करने की इजाजत तक नहीं है। इसलिए पहला मुद्दा ये उठता है कि नहीं, उदारीकरण के दौर में तो ऐसा लग रहा है कि भैया गरीब आदमी तो नहीं बचेगा। अरे दोस्तों अब पता चला कि रिलायंस भी एप्पल बेचेगा, सेब बेचेगा, तो गरीब आदमी जो रेडी लगाता था उसका क्या होगा। ये बड़ा भाई समोसा भी यार रिलायंस बेचेगा, तब तो बड़ा केंद्रीकरण होगा भाई, कुछ तो काम में लोगों को मिले। इसलिए पहला सवाल उत्पन्न होता है, क्या उदारीकरण के दौर में निदेशक तत्व प्रासंगिक है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है दोस्तों, देखो यही आलोचनात्मक परीक्षण है भाई। देखो ऐसा भी नहीं है कि जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं देश के दुश्मन हैं और वो सामाजिक न्याय से बिल्कुल सरोकार नहीं रखते, वो समाज को बदलना नहीं चाहते,
लेकिन हकीकत की बात है कि दोस्तों देखो, जो हमने सार्वजनिक उद्यम लगाया वो हमारे यहाँ फेल हो गया, पहली बात। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, जो हमने बदलाव किया वो बहुत गलत है, देश के साथ धोखा है, ऐसा नहीं कह सकते। हकीकत की बात यह है कि जो पहले वाला सिस्टम हमारा फेल हुआ, लेकिन ये भी हकीकत है जो वर्तमान में अपना है उसमें भी विसंगतियां हैं। इसलिए दोस्तों सही बात है कि जीवन में देखो, कहीं परफेक्ट विकल्प नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती तो कभी आसमान नहीं मिलता। हकीकत की बात यह है दोस्तों। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है। हम भी सोचते हैं मैं परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, मिलता नहीं। इसीलिए सवाल ये नहीं कि मुझे परफेक्ट पार्टनर मिले, सवाल ये है कि जो मिला हुआ है उसमें थोड़ी विसंगतियां दूर कर लो, वही परफेक्ट बना लो। यही जीवन कहानी है। इसलिए दोस्तों हम आदर्श की कल्पना न करें कि राम राज्य होगा, एकदम से विषमता नहीं होगी, क्योंकि हमें व्यवहारिक जीवन में इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि परिस्थितियां बदल रही हो, पूरी दुनिया में बदलाव हुआ। क्योंकि जिन लोगों ने भी समाजवाद के रास्ते को अख्तियार किया था वो सब फेल हुए। चीन जैसे देश ने बाजारवाद अपना लिया। तो सवाल ये है दोस्तों, हमने बाजारवाद अपनाया, उदारीकरण अपनाया, ऐसा न कहा जाए कि निवेशक तत्व हमने मुंह मोड़ लिया, निवेशक तत्व से हमारा सरोकार ही नहीं रहा। हाँ, सिक्के का एक पहलू ये है, लेकिन सरकार का निवेशक तत्व पे ध्यान क्यों है और क्यों हमने ये जो बदलाव किया है दोस्तों, बदलाव साधन का है। साधन का मतलब है पढ़ने के लिए ये किताब लो, अगली किताब लो, तीसरी किताब लो। अरे ये साधन है, किताब साधन है, उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना है। वैसे ही हमारे शासन में लोगों ने, राज्य ने ये नहीं कहा कि हमारा उद्देश्य बदल रहा है, साधन बदला। और दोस्तों देखो, समय के हिसाब से साधन बदलना पड़ता है। कभी रेल की यात्रा करो, कभी एरोप्लेन की यात्रा करो, कभी टेम्पो की यात्रा करो, साधन बदला ना। अरे जहां जाना है वो तुम्हारा पक्का है। इसलिए हमें ऐसा नहीं कहना है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार गरीब विरोधी है, सरकार तानाशाही है। ऐसा दोस्तों लिखने में नहीं हो सकता। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं, सुन लेते हैं। इसलिए लिखने का तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों कि क्यों उदारीकरण के युग में भी निदेशक तत्व प्रासंगिक है। अब उसकी कहानी मैं आपको बता दूं। उदारीकरण के दौर में आज भी निदेशक तत्व प्रासंगिक क्यों है, अब आपको मैं बता दूं कि भाई देखो, तो 1987 में सरकार ने बनाया नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट। नालसा, नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट, यानी वैधानिक सेवाओं को प्रदान करने का राष्ट्रीय अधिकरण। वैधानिक सेवा प्रदान करने का राष्ट्रीय अधिकरण। जिसको कहते हैं अधिकरण अधिनियम। नालसा, अधिकरण कह लो, अधिकारिता कह लो, अधिकारिता कह लो, और अधिकारिता। नालसा बनाया, जिसके द्वारा आज भी देखो उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जिनके पास भी, तो आप देखो दोस्तों, ऐसा नहीं कि सरकार गरीबों की चिंता नहीं कर रही है। हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि अनुच्छेद 14 देखो तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। तो दूसरा मुद्दा आता है कि भैया विधि के समक्ष समानता, हमारे पास न पैसा है न वकील है, कैसे हम उच्चतम न्यायालय जाए, ये तो बताओ। इसलिए ये बात ध्यान देने की है कि सरकार ने ऐसा इंतजाम किया। इसलिए आज जो समाज के गरीब हैं, वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, महिलाएं हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए निःशुल्क वैधानिक सहायता है 39A को। इसके द्वारा 39A को व्यवहारिक बनाया गया। निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार नालसा से दिया गया। और जिन व्यक्तियों की 5 लाख आय, 5 लाख से कम वार्षिक आय है, जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें भी 5 लाख से कम का मतलब है लगभग महीने में 60,000 से कम जिनकी आय होगी,
उनको निःशुल्क वैधानिक सहायता दी जाएगी। यानी उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद न्यायालय में राज्य का दायित्व है कि उनके लिए निःशुल्क वकील दे। तो अब बताओ दोस्तों, कहाँ सरकार ने कंप्रोमाइज़ किया? सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। हाँ, माध्यम बदला है, उदारीकरण के द्वारा साधन बदला है, साध्य नहीं। तो अनुसूचित जाति जनजाति, कोई महिला है पीड़ित है, अल्पसंख्यक का व्यक्ति पीड़ित है, तो इन सबको हम नालसा के अंतर्गत निःशुल्क वैधानिक सेवा का अधिकार दे रहे हैं, पहली बात। दूसरा भी देखोगे दोस्तों, कैसे अभी अब देखो, हिंदुस्तान जब आज़ादी हुआ तो भारत में केवल एक एम्स था, दिल्ली में। आज पूरे भारत में एम्स स्थापित किया जा रहा है। अब जरा सोच के देखो, एक तो हमने शिक्षा का अधिकार दे दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी शिक्षा के अधिकार का अधिनियम। ये सब सामाजिक न्याय के पार्टी ही तो हैं। शिक्षा के अधिकार का अधिनियम। और इतना ही नहीं, अब देखो उज्ज्वला योजना, उसके बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना, अब जरा देख लो मनरेगा। अरे दोस्तों सोचो, सरकार तो लोगों को घर बना रही है जा जाके, और कोविड-19 के समय फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन। इसलिए यकीन की बात है कि सरकार निदेशक तत्व के प्रति कभी लापरवाह नहीं है, बल्कि सरकार तो निदेशक तत्व को जबरदस्त तरीके से लागू कर रही है। इसलिए योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, जरा सोच के देखो, गरीबों को घर सरकार बना रही है। अब यही तो सामाजिक न्याय है, यही तो कल्याणकारी राज्य है। और अगर हमने कह दिया कि अभी सब अब 91 के बाद आप देखो, मनरेगा में जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगारी योजना है, इसमें तो गांव के लोगों को दिया जा रहा है, अधिकार दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। और आप देखोगे अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का प्रावधान था, और 73वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 40 को अपनाया गया है, और पूरे हिंदुस्तान में पंचायती राज को लाया गया है। ये हम अलग से भी पढ़ेंगे। 73वां संविधान संशोधन, और ये तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उदारीकरण के बाद हुआ। इसलिए दोस्तों बात हकीकत की है कि आज की डेट में अब देखो, जिस तरीके से अधिकार राज्य दे रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, और इतना ही नहीं, ये सच बात है कि निजीकरण हुआ है, लेकिन आजकल सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों को तो स्कॉलरशिप दी जा रही है, निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। तो हमारे यहाँ यकीन मानो, हमारे यहाँ जितनी कल्याणकारी सुविधाएं मिलती हैं, उतनी कल्याणकारी सुविधाएं तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में नहीं मिलती, जबकि उनकी पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। उनकी पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। इसलिए ये कहना कि हमने सामाजिक न्याय हम भूल गए, संविधान से बेवफाई कर दिया, दोस्तों ये बात सही नहीं है। हमने केवल साधन बदला है। इसलिए निष्कर्ष ये है कि हमारा उद्देश्य क्या है? सबका साथ, सबका विकास। इसी को विशुद्ध रूप में, थोड़ा टेक्निकल शब्द का, सर्वसमावेशी लोकतंत्र। यानी हमें वंचित वर्गों की चिंता बहुत ज्यादा है। इसलिए गांधी कहा करते थे कि समाज में कोई काम करने से पहले देखो जो समाज में हाशिए पर रह रहा व्यक्ति है उसको कितना फायदा मिला। इसे जो ये कह रहे हैं कि अरे सरकार तो कुंडली मार के बैठी हुई, कुछ नहीं कर रही है, अरे दोस्तों ये तो अब कई लोगों को देखो आलोचना करने की आदत होती है। अब हकीकत की बात यह है कि दोस्तों देखो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। अरे जो दिख रहा है, जो हो रहा है, उसको तो हम स्वीकार करें। हाँ, खामियां हो सकती है, हम ये कहाँ करें खामियां, दोस्तों हम में है, सरकार में है। खामियां ना हो तो हम भगवान ही हो जाते ना, खामियां तो ही है। इसलिए निष्कर्ष ये है कि भारतीय लोकतंत्र वंचित वर्गों के लिए विशेष काम कर रहा है। इसलिए हम सामाजिक न्याय के आदर्श को, पहले भी थे हमारा, आज भी हमारा यही आदर्श है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में सबको अपना हिस्सा मिले, समानता आ जाए दोस्तों। क्योंकि याद रखो, समाज में गरीबी समाज को ऐसे विकृत कर देती है, जैसे ताजमहल में कोई धब्बा लग जाए,
और आप याद रखो, न्याय का मतलब होता है समाज में, जैसे हमारा शरीर सुंदर कब लगता है, जब शरीर के सभी अंगों में एक सामंजस्य है, वैसे समाज सुंदर कब लगेगा, जब समाज में न तो खाए बिना व्यक्ति मरे और न खाकर मरे। समाज में विषमता हो सकती है, लेकिन दोस्तों हर आदमी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, इतनी सुविधा तो होनी चाहिए। और इसीलिए सबका साथ सबका विकास ये सच में सरकारों का नारा रहा है, इसलिए सरकार काम करती है। इसलिए निदेशक तत्व उदारीकरण के जमाने में प्रासंगिक है, क्योंकि एक बात याद रखो दोस्तों, गरीबी का कोई समाजवाद नहीं होता कि सब गरीब हो जाओ। यानी अगर परिवार में, जरा से सोचो, देखो परिवार में एक व्यक्ति खूब कमा रहा है तो अगर नहीं भैया तुम ही बैठो, तुम कैसे ज्यादा कमा सकते हो, अरे वो व्यक्ति कमा रहा है तभी तो लाएगा और सबको पैसा देगा। दोस्तों इस देश में सबसे बड़े टैक्स पेयर अक्षय कुमार हैं, शाहरुख खान है। इसे हमें क्या लगता है, अक्षय कुमार कैसे इतना पैसा कमा रहा है, तेंदुलकर कैसे इतना पैसा कमा रहा है, अरे भैया वही सब टैक्स देने वाले हैं, उन्हीं के टैक्स से वंचित वर्गों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है। इसलिए हमारे संविधान निर्माता ये बात जानते थे कि अरे भाई प्रतिभाशाली लोगों को बढ़ाओ, उनसे टैक्स ले लो, गरीबों में बांट दो। अब ये नहीं कि आप कहोगे नहीं किसी के पास पैसा नहीं रहेगा, सबकी संपत्ति छीन लेंगे तो सब लोग सब गरीब हो जाएंगे। अरे समाजवाद में, सामाजिक न्याय में हमें वितरण करना है, किसका, मकान का, घर का, पैसे का, स्कॉलरशिप का, डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ होना तो चाहिए। अब घर में कुछ पैसा ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे दोस्तों, लंगर चला रहे हैं, अठन्नी है नहीं तो लंगर कहां चलेगा। यही है प्रासंगिकता। निदेशक तत्व में जरा आखिरी विवाद हम देख लें, समान नागरिक संहिता। आजकल दोस्तों बड़ा विवाद चल रहा है, जरा देखें निदेशक तत्व में, निदेशक तत्व से जुड़ा हुआ आखिरी विवाद देख लें। समान नागरिक संहिता, कॉमन या यूनिफॉर्म सिविल कोड। निदेशक तत्व से जुड़ा हुआ जरा आखिरी विवाद देखें, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मामला दोस्तों, अब हमारे यहां निदेशक तत्व में क्या लिखा गया है, देखो निदेशक तत्व में अनुच्छेद 44 का उल्लेख है। इसलिए कभी भी दोस्तों अगर आप जाओगे, कभी ताजमहल देखने जाओ तो आप कहोगे सर वहां ताजमहल में कौन सा निदेशक तत्व का अनुच्छेद लागू होगा, तो वहां होगा 49। ये ताजमहल देखने जाओ उसको गंदा मत करो, ये नहीं ताजमहल देखने जाओ उस पर दिल का पिक्चर बना के उसे तीर मार दो, ऐसा मत करो दोस्तों। अनुच्छेद 49 में लिखा गया है ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करें। तो हमारे यहाँ अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का भी अलगाव है। तो निदेशक तत्व में सारी बात कही गई, वैसे ही अनुच्छेद 44 में लिखा गया है कि राज्य का दायित्व होगा, राज्य का दायित्व है कि राज्य समान नागरिक संहिता का निर्माण करे। समान नागरिक संहिता का निर्माण करे। और दोस्तों अब सवाल है कि कहोगे सर ये बताओ राज्य का दायित्व है तो मोदी जी का दायित्व है, दीदी का दायित्व है, मोदी जी का दायित्व है या नीतीश कुमार का दायित्व है, किसका, योगी जी का, मोदी जी का, धामी का, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, किसका दायित्व है। तो जब कहते हैं कि राज्य का दायित्व है तो ये तो आप कह सकते हो भाई दोनों का दायित्व है, संघ का भी राज्य का। लेकिन अगर धामी जी समान नागरिक संहिता बनाएंगे वो केवल उत्तराखंड की लागू होगी, लेकिन जब संसद समान नागरिक संहिता कानून बनाएगी पूरे भारत में लागू होगी। ये फर्क है। और हमारे यहाँ तो कमाल की बात है, गोवा ने पहले भी समान नागरिक संहिता लगा रखी है। गोवा में तो हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता विद्यमान है। तो आप कहोगे सर समान नागरिक संहिता है क्या। दोस्तों है ये कि देखो एक हमारा है, एक हमारे यहाँ है आपराधिक विधियां, यानी जो समाज के खिलाफ अपराध होता है, हत्या, मर्डर, डकैती। देखो हमारे यहाँ विधि बनाई गई है समाज के नियंत्रण के लिए। समाज के नियंत्रण के लॉ है, अब विधि बनाई गई है। तो आप जानते हो कि दो तरीके के अपराध होते हैं, एक दो तरीके के कानून होते हैं, एक है आपराधिक, एक आपराधिक कानून है।
और एक सिविल कानून है, संपत्ति का झगड़ा सिविल कानून है। सिविल यानी दीवानी। और दीवानी मामलों में भी कई चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल निजी हैं। अच्छा, दीवानी मामलों में कई संपत्ति का कई मामला है कि कॉन्ट्रैक्ट हमने कंपनी बना ली किसी के साथ मिलकर, उसके लिए कानून एक जैसा है। तो दोस्तों ये देखोगे, आपराधिक मामले का मतलब है कि हत्या, डकैती, इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, ये जितने आपराधिक विधियां हमारे यहाँ हैं, आपराधिक विधियां सभी पर समान रूप में लागू होती हैं। सभी पर समान रूप में लागू होती हैं। अब सभी पर का मतलब है हमारे देश में जितनी आपराधिक विधियां हैं सभी पर समान रूप में लागू होती हैं। इसका मतलब है वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी धर्म के हिसाब से विधियां नहीं चलती। तो हमारे यहाँ जितनी आपराधिक क्षेत्र में विधियां हैं उस सब पे समान रूप में लागू होती है। आपराधिक मामले में तो आप, इसका मतलब है कि समान नागरिक संहिता जो बनाने की बात चल रही है वो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ तो पहले से कानून एक जैसा है, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम सब पे एक जैसा होता है। अब किसी ने एक अपने वाहन से किसी कुचल दिया तो ये नहीं देखा जाएगा भैया धर्म क्या है। किसी ने साइबर हैकिंग की, ये थोड़ी देखा जाएगा धर्म क्या है, ये आपराधिक विधियां हैं, यहां धर्म नहीं देखा जाएगा। सबके लिए विधि समान होनी चाहिए, 614 में लिखा भी गया है। और दूसरी विधियां हैं जो दीवानी मामले में है, सिविल मामले में। अच्छा, दीवानी मामले में दोस्तों, जो दीवानी मामले में विधियां हैं, सिविल मामले में जो विधियां हैं, उसमें भी दो प्रकार की हैं। एक है जो सार्वजनिक जीवन के लिए है। सिविल का मतलब है जहां संपत्ति का विवाद हो, जहां पैसे का लेन देन हो। तो जो दीवानी या सिविल मामला है उसमें एक है जो कि सार्वजनिक है और दूसरा है जो निजी है। अब दोस्तों, सार्वजनिक क्या है? समझौता, कॉन्ट्रैक्ट का कोई लॉ, समझौता। हमारे यहाँ अरे समझौते का कानून है। अब दो पार्टनर कोई कंपनी चला रहे हैं तो बाकायदा ये सिविल लॉ है, समझौते से लागू होगा और ये समझौता सभी पार्टनर पर समान रूप में लागू होगा। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, जो समझौते कानून है, वो सभी धर्मावलंबियों के लिए एक जैसा होगा। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईसाई हो। लेकिन जो सिविल मामले में जो कुछ अपवाद कहां पर आता है, जो निजी कानून, निजी का मतलब है, देखिए दोस्तों, अब मैं किससे शादी कर रहा हूं, इसका समाज से कोई मतलब नहीं होता। मैं शादी किसको, अपनी संपत्ति किसको दूं, उत्तराधिकार, तलाक कैसे दूं, भाई ये हमारा पत्नी के बीच का मामला है और उसमें पड़ोसी का आने की क्या जरूरत है। कुछ ऐसी सिविल विधियां हैं जो व्यक्ति के निजी जीवन संबंधित हैं। और निजी जीवन संबंधित क्या है? विवाह, तलाक, उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब मैं अपनी संपत्ति किसको देखना चाहता हूं, किसको देना चाहता हूं, किसको संपत्ति देना चाहता हूं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये तो हमारे पर्सनल कानून है। और संयोग से भारत में इन मामलों पर सब विधियां सभी के लिए समान नहीं है। इसलिए जब हम समान नागरिक संहिता के निर्माण की बात कर रहे हैं तो मूलतः हम इन क्षेत्रों में सभी के लिए एक समान विधियां चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए अलग कानून है, ईसाइयों का अलग कानून है और सबके अपने पर्सनल लॉ है। और यहूदियों के, पारसी के अलग कानून है, पारसी का अलग कानून है। इसका मतलब विवाह, तलाक, उत्तराधिकार को लेकर सबके एक जैसे कानून नहीं है। यहाँ सबके कानून अपने अपने चलते हैं जो कहीं न कहीं धर्म और परंपराओं से संचालित है। और जब हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है इन्हीं सारे मामलों में हम एक जैसे कानून लागू करना चाहते हैं। अब इसको इस तरीके से देखिए, समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है? पहली बात स्पष्ट हो गई। इसका मतलब है हमारे यहाँ 90% कानून तो सबके लिए जैसे हैं, 5% ऐसे कानून
जो व्यक्ति के कहीं न कहीं निजी जीवन से संबंधित है, उसमें थोड़े कानून में अलगाव है। और हमारे 44 में यही लिखा गया है कि ऐसे कानून होंगे कि भैया जो एक जैसे कानून हो जाए, जब सब क्षेत्रों में कानून ये है यार, तो इसमें भी एक जैसा हो जाए। और इसमें क्या समस्या है, किसका विरोध है, क्यों होना चाहिए, यही तो हमारे विवाद का मुद्दा है। यही तो विवाद का मुद्दा है जो बार बार न्यूज़पेपर में आता रहता है। अब इस पे हम न्यायालय के निर्णय भी आपको बता देंगे। तो सवाल ये है, अब ये कानून एक जैसे होने चाहिए, इसका मतलब अभी क्या मामला है? तो मान लीजिए हिंदू, कोई व्यक्ति हिंदू है, विवाह करता है और पत्नी को तलाक दे दिया, तो यहाँ पे दोस्तों फिर जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सभी के लागू होता है। अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट नाम हिंदू है, उसका हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, और वो सिख के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए सभी के लागू होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में है कि अगर आपने किसी अपनी पत्नी को तलाक दिया, पहला तो पत्नी भी तलाक दे सकती है, पति भी तलाक दे सकता है हिंदू मैरिज एक्ट में। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो 1937 में कोडिफाई की गई, उसमें यह है कि मुस्लिम महिला पति को तलाक नहीं दे सकती, पति महिला को तलाक दे सकता है। तो महिलाएं कह रही हैं, भैया ये कैसे होगा, ये भेदभाव क्यों हमारे साथ किया जा रहा है? यही सलफड़ा हो रहा है आजकल। आप एक बात याद रखो दोस्तों, जितने भी धार्मिक कानून है, क्योंकि पर्सनल लॉ, निजी कानून जिसे कहें, वैयक्तिक कानून, बड़ा विशुद्ध भाषा में वैयक्तिक कानून, वैयक्तिक कानून में ये बात याद रखो दोस्तों, हमारी धर्म परंपराओं में महिलाओं के लिए समान स्थान नहीं है। और इसलिए आजकल महिलाएं बड़ा आंदोलन कर रही हैं, महिलाएं कर रही हैं, ये भी सब नहीं चलेगा, धर्माधिकारियों का शासन, मौलवियों का शासन। अरे भाई, विवेक है, तर्क है कि ये कौन सी बात है? पति पत्नी को तलाक दे सकता है, पत्नी क्यों नहीं दे सकती? थोड़ा लफड़ा देखिए। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर किसी पत्नी को किसी ने तलाक दे दिया, तो उस पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस का मतलब है कि महीने में पैसा कुछ देना पड़ेगा पत्नी को, 10,000, 20,000, जैसी उसकी इनकम होगी। लेकिन अगर मुस्लिम व्यक्ति है और किसी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, उसके लिए गुजारा भत्ता का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब आप देखो, मामला अलग अलग होता जा रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट में और बाकी जगह में लिखा गया है कि अगर कोई महिला शादी कब करेगी? भाई शादी की उम्र तो अभी 21 साल हो गई है, महिला के लिए पुरुष के लिए बराबरी का मामला। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में है कि जब महिलाएं यौवन अवस्था में आ जाएं, अब यौवन अवस्था में आने की कोई उम्र तो है नहीं, कि जब महिलाएं यौवन अवस्था में आ जाए तब वो उनका विवाह किया जा सकता है। तो 14 साल में हो सकता है, 15 साल में हो सकता है, 16 साल में हो सकता है। तो लोग कह रहे हैं भैया ये सब एक करो, और लफड़ा तो और तब हो जाता है। अब जरा सोच के देखिए, एक हिंदू व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकता, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक से ज्यादा विवाह का प्रावधान है। कई होशियार लोग हैं, उनको लगता है कि एक से ज्यादा विवाह करना तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। हमारे तो हरियाणा के मंत्री ने ऐसा काम किया था, चंद्रमोहन, रातों रात बन गया चांद मोहम्मद, क्योंकि दूसरा विवाह करना था। अब जरा सोच के देखिए इस बात पे यार, अभी तो जो जमाना कितना बदल गया है। अरे महिला पुरुष की प्रॉपर्टी थोड़ी है बच्चों, अरे महिला का अपना गरिमा, हमारे फंडामेंटल गरिमा में जीवन। महिला कोई वस्तु है क्या? ये पुरुष उठा ले, वो पुरुष उठा ले, वस्तु को हम उठा सकते हैं। महिला का जिसका अपना गरिमा है, दूसरे के लिए उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? इसलिए दोस्तों यहाँ पर तो बड़ी मतभेद है। तो अब सरकार कह रही है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, और संयोग की बात है आज महिलाओं की तमाम मर्जियां न्यायालय में पड़ी हुई हैं। तमाम मुकदमे तलाक को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर तमाम मुकदमे हैं, और महिलाओं ने ये सब मुकदमा किया। उसका एग्जाम्पल बता दूं आपको। ऐसा नहीं कि केवल सरकार चाहती है, महिलाएं चाहती हैं। हजारों याचिकाएं आज की डेट में कोर्ट में पड़ी हुई हैं, और महिलाएं कह रही नहीं ना भाई, हम ये भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं मानेंगे, हमें एक कानून चाहिए। और जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, विवाह की परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं। हिंदू धर्म में 7 फेरे का प्रावधान है, निकाह में, इस्लाम में निकाह का प्रावधान है, जहां पत्नी से पूछा जाता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 बार पूछा जाता है, भाई वह नींद लग जाए तो बता दे कबूल ही है। ईसाई धर्म में है कि पति पत्नी पादरी के सामने जाते हैं, 2-2 कप
उसमें शराब का होता है, दोनों एक एक सिप लेते हैं, फिर कहते हैं भाई शादी हो गई। तो आप कहोगे सर ये भी यूनिफॉर्म होगा क्या, कि साथ फेरा होगा, शराब वाला प्रावधान? अब बच्चों के शराब वाला प्रावधान सर बड़ा अच्छा है, वही करवाओ। ऐसा नहीं होगा। यहां पे यूनिफॉर्म का मतलब है परंपराओं में समान नहीं करूंगा। यूनिफॉर्म का मतलब है कि किसी भी धर्मावलंबी हो, अगर तलाक देगा गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। कोई धर्मावलंबी हो वहां दोनों को तलाक देने का अधिकार होगा। कोई धर्मावलंबी हो वहां पे एक विवाह से ज्यादा का अधिकार नहीं होगा। इस मामले में यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। और कई बड़े मामला तब फंसता है जब ये सब मामले कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट को पर्सनल लॉ पता ही नहीं है। अब पता चला पर्सनल लॉ का मतलब है काजी तय करेगा क्या होगा, तो भैया न्यायाधीश बड़ा है, काजी बड़ा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इसलिए अब देखेंगे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है। अब इसके पक्ष विपक्ष में क्या तर्क है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है, अब इसके क्यों इसका समर्थन किया जा रहा है, इसके पक्ष में क्या तर्क है, इसकी आलोचना क्या है, इसकी समस्याएं क्या है, ये भी बताते हैं, न्यायालय का निर्णय क्या है। और दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में जो तर्क है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में जो तर्क दिया जा रहा है कि भाई देखो, अगर हमारा देश पंथ निरपेक्ष है तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर विधियां नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार पर विधियां नहीं होनी चाहिए। अरे दोस्तों, सेकुलर स्टेट तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है सभी नागरिक राज्य के निगाह में एक समान है। तो ये कैसा मतलब है धर्म के आधार पर अलग अलग कानून बने, जब वोटिंग राइट एक जैसी है, क्रिमिनल राइट एक जैसा है। और इतना ही नहीं, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं की बराबरी देगा, ये महिलाओं के उत्थान का मामला है। तो भाई हमारे संविधान में तो लिखा गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई विधि बनाई जा सकती है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई विधि बनाई जा सकती है। और आपको याद होगा तो धार्मिक अधिकार के आधार पर, धार्मिक अधिकार सामाजिक सुधारों में बाधा नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 25 में यह भी लिखा गया है, धार्मिक अधिकारों के आधार पर सामाजिक सुधार नहीं रोका जाएगा। सामाजिक सुधार बाधित नहीं होगा। तो दोस्तों जरा देख लो, अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो भाई सारी महिलाएं कूदी हुई हैं न्यायालय में। तो महिलाएं अगर न्यायालय में जा रही हैं तो कोई ना कोई मुद्दा तो है दोस्तों। और हकीकत की बात है, अगर तर्क का प्रयोग किया जाए, विवेक का प्रयोग किया जाए, तो देखो ये बात है कि पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने मामले हो सकते हैं, लेकिन हमें तो देखना है कि अगर पंथ निरपेक्ष राज्य है तो भैया अलग अलग कानून क्यों। दूसरी बात है, अरे महिलाओं को भी तो बराबर जीने का अधिकार है दोस्तों। और जिस समाज में महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तो समाज ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये तो अरे अजीब सी बात होगी, महिलाएं मतलब पुरुषों की प्रॉपर्टी हैं, जैसा चाहेंगे उनको रखेंगे। अरे भेड़ बकरी थोड़े हैं वो। तो महिलाओं को तो हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो दासी हैं दोस्तों, और हम स्वामी हैं। वो स्वामी का जमाना गया। तीसरी बात, अरे भाई धार्मिक अधिकार आपको है, लेकिन सामाजिक सुधार के नाम पर रोका नहीं जा सकता। ये आपने आर्टिकल 25 में देख रखा है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में ये भी है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में आपको याद होगा फंडामेंटल राइट में कि महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है। आगे चल के हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी। दोस्तों उसमें तो ये कहा गया है कि हम ऐसी परंपराओं प्रथाओं का परित्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। इसीलिए इस आधार पर कहा जा रहा है कि यहां पर पक्ष में तर्क होना चाहिए। अब देखो इसी में न्यायालय ने क्या कहा। न्यायालय का निर्णय क्या है, क्योंकि देखो दोस्तों न्यायालय तो कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, कोई राजनीतिक दल की संस्था नहीं है। न्यायालय तो विधि की व्याख्या कर रही है, न्यायालय विधि की व्याख्या कर रही है। और न्यायालय ने पहला निर्णय बड़ा ऐतिहासिक दिया था शाह बानो केस, शाह बानोवाद 1985 और शायरा बानोवाद 2017।
शाहबानोवाद और शायरा बानोवाद, इन दोनों वाद में, उसके अलावा देखो सरला मुदगल केस भी थे, बहुत सारे केसेस हैं। अब तो सारे केस की तो हमें लिस्ट बनाने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये बड़ी लैंडमार्क थे। शायरा बानो केस में 3 तलाक को, तलाक के बिद्दत को अवैधानिक किया गया। 3 तलाक को रद्द कर दिया गया, जिसमें जिसे कहते हैं तलाक के बिद्दत, तलाक के बिद्दत। ये 3 तलाक के कई रूप हैं, बस एक रूप को न्यायपालिका ने रद्द किया है। जैसे इंस्टेंट तलाक है, तलाक 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 कर दिया, जो कि अब कई बार तो धर्म में कुछ और लिखा गया है, लोग अपने लिए धर्म का भी दुरुपयोग कर देते हैं। शाहबानो केस बड़ा हिस्टोरिकल मामला था, मध्य प्रदेश का मामला था, जहां पे एक 72 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ, यानी शाहबानो की उम्र जिस समय उनको तलाक मिला, उनके पति वकील थे, 72 वर्ष की उम्र में शाहबानो को तलाक दे दिया। तो शाहबानो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चली गई, उन्होंने कहा भैया हमें गुजारा भत्ता दो। तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 में गुजारा भत्ता का प्रावधान है। सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 125 में कहा गया है कि भाई अगर कोई पति पत्नी को तलाक देता है, गुजारा भत्ता देगा। और शाहबानो के पति ने 18 वर्ष की नई महिला शादी कर ली। अब इस पर हम नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे, ये निजी मामला है, ठीक है आप किससे शादी करें, लेकिन अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दो। शाहबानो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट चली गई और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा उनके पति गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। उनके पति वकील थे, उनका ना मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता का प्रावधान नहीं है, मेंटेनेंस का कोई प्रावधान नहीं है, ये मेरी पत्नी को मैं नहीं दूंगा। अब मामला यहीं पे विवाद का विषय बना। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय से शाहबानो के पति ने मामला उच्चतम न्यायालय में अपील कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये मामला महिला का है, उनके पति गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल लॉ से ज्यादा महत्वपूर्ण सीआरपीसी है। अरे दोस्तों, पर्सनल लॉ का मतलब है भगवान का लॉ। अब ईश्वर ने जो विधि बना दिया है उसको ज्यादा महत्व मानेंगे, हमारा संविधान महत्व होगा, जो हमने लिखा वो महत्व होगा, यही तो सेकुलरिज्म है। तो उच्चतम ने कहा ना, ऐसे बात नहीं होगी, कल के लिए कोई गीता संविधान ज्यादा महत्वपूर्ण है, महाभारत संविधान ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये नहीं मानेंगे। भाई हमारे देश में संविधान से शासन चलता है, लेकिन दोस्तों इसमें मामला क्या है, राजीव गांधी उसमें युवा प्रधानमंत्री थे, नए नए प्रधानमंत्री बने थे। और आप देखो आरिफ मोहम्मद खान जो समय केरला के राज्यपाल है, आरिफ मोहम्मद खान ने उस समय संसद में शाहबानो के निर्णय का, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का बड़ा बचाव किया था। और आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था अरे भाई महिलाओं का मामला ऐसा होना चाहिए, ये महिला सशक्तिकरण का मामला है, इसका कौन विरोध कर रहा है। लेकिन संयोग की बात है, राजीव गांधी दबाव में आ गए कट्टरपंथियों के, और उन्होंने सीआरपीसी के 1 सेक्शन 25 में संशोधन करवा दिया। तो अब देखोगे उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदल दिया गया। इसका मतलब है मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज भी न्यायालय मामले फिर चले जाते हैं, पहली बात। दूसरा, शायरा बानो के पति ने क्या किया, अचानक उसको तलाक दे दिया। उत्तराखंड की महिला, अचानक पति ने तलाक दे दिया, पत्नी न्यायालय पहुंच गई, पत्नी ने कहा ये कौन सा तरीका है, 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक दे दिया। और उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि नहीं, इस तरीके का तलाक असंवैधानिक है, हम इस बात को नहीं मान सकते। यानी इन दोनों मामलों में देखा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय, और दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कहा भी, यानी सरकार समान नागरिक संहिता क्यों नहीं बनाती, क्योंकि जब बार बार कोई मामला न्यायपालिका में आ रहा है, अब न्यायपालिका अलग अलग पर्सनल लॉज के हिसाब से देखा जाए, इसलिए न्यायपालिका बार बार कह रही है समान नागरिक संहिता बनाओ। तो सवाल है कि जब न्यायपालिका कह रही है तो बाधा कहां रही है, तो आखिर में इसमें अड़चन क्या है दोस्तों, बाधा क्या है, क्यों लफड़ा फंस रहा है। अगर न्यायपालिका कह रही है कि समान नागरिक संहिता बनाओ, तो बाधा आ रही है दोस्तों नंबर 1, क्योंकि निदेशक तत्व अवाद योग्य है। तो न्यायालय कहने पर तो सरकार इसे बनाने के लिए बाध्य नहीं है।
भाई निष्ठता तो अवाद योग्य है, इसका मतलब है जब राज्य चाहेगा तब इसे लागू करेगा, किसी के कहने पर लागू नहीं करेगा। आर्टिकल 37 मैंने बता दिया, अवाद योग्य पहला कारण है। दूसरा, अब सवाल यह है कि जब इसको बाधा क्या है, राजनीतिक दलों के बीच सहमतियां नहीं है, क्योंकि अब देखो सब दोस्तों अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से संचालित हैं। हर पार्टी दोस्तों सब अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से संचालित होती है, जबकि हकीकत की बात है कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को देखा जाए तब ये मामला बनना चाहिए। तो पार्टियां भी विभाजित है, क्योंकि समान नागरिक संहिता का मतलब है मुस्लिम विरोधी, समान नागरिक संहिता के विरोध का मतलब मुस्लिम समर्थन। तो भाई कौन चाहेगा कि मुस्लिम को वोट हमें न मिले? तो भाई दूसरा मुद्दा यहाँ पे आ रहा है। तीसरा मामला है दोस्तों कि एक भाई हमारे यहाँ धार्मिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, और लोग कह रहे हैं भाई विवाह का अधिकार तो धार्मिक अधिकार है, जबकि हमने आपको बता दिया था कि धार्मिक अधिकार सामाजिक सुधार में बाधा नहीं है। फिर भी कहा जा रहा है ना भाई विवाह का अधिकार धार्मिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है। तो लोग कह रहे हैं ना हम धार्मिक अधिकार, ये भी बाधा है, जबकि न्यायालय बार बार कह रहा है भैया धार्मिक अधिकार नहीं है। फिर मामला क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है। जब हम संघवाद शासन देखेंगे, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची देखेंगे, तो हकीकत की बात है कि हमारे यहाँ संविधान के 5वीं अनुसूची में, जो हम संघवाद में देखेंगे भी 6ठी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची, और दोस्तों अनुच्छेद 371A जो स्पेशली नागालैंड के लिए है, आर्टिकल 371A जो नागालैंड के लिए है, इसमें कहा गया है जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को अपने वैवाहिक कानून, अपनी वैवाहिक परंपराएं संरक्षित करने का अधिकार होगा। अपनी वैवाहिक परंपराएं संरक्षित करने का अधिकार होगा। तो ये खास बात है। यानी एक तो व्यक्ति भी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में था, पूर्वोत्तर राज्य में, मिजोरम में, उसकी 30 से ज्यादा पत्नियां थी, उसका 300 लोगों का परिवार था। तो पूर्वोत्तर में जाएंगे तो माय गॉड पूरा अलग ही इंडिया आपको दिखेगा, क्या कमाल का। इसलिए वहां तो ऐसी जनजातीय परंपराएं अलग है। कई समाजों में तो पत्नियां पति घर आती हैं, महिलाएं पुरुषों घर आती हैं। इसलिए ऐसे जनजातीय समाज में ऐसा कानून लगाना इतना आसान नहीं है। इनको तो बाकायदा संविधान से संरक्षण मिला है, और ये भी जान के अब चौंक जाएंगे, इन क्षेत्रों में तो CRPC तक ना लागू नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में जहाँ 6ठी अनुसूची है, वहाँ जो आपराधिक विधियां हैं ये तक लागू नहीं होती। बड़ा आप सोच के दंग रह जाएंगे। यहाँ तो इन क्षेत्रों में तो ये सब कानून अलग तरीके से होते हैं, ये भी कानून लागू नहीं होते जो पूरे हिंदुस्तान में लागू होते हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट में आप जा रहे हैं, किसी जनजाति समझ दंड से आपको तीर मारा, दोस्तों वहीं लुढ़क जाएंगे, कुछ होगा वो नहीं। इसलिए इतना मामला आसान नहीं है। भारत में विरोध है, और देखो लोकतंत्र में दोस्तों विरोध का मतलब ही है भाई, लोकतंत्र में विवाद, संवाद, विरोध, यही तो डेमोक्रेसी खास बात है। लेकिन आप कहोगे सर निष्कर्ष हम क्या लिखें? तो निष्कर्ष है बच्चों कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय अगर कोई बात कह रहा है तो पार्टी क्या करे इस बात से मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात कई बार लोग कहते हैं बच्चों की, अरे समाज में सुधार की प्रयास करिए, शिक्षा दीजिए, जागरूकता पैदा करिए। देखिए एक बात है दोस्तों, अरे भाई अगर ऐसे ही समाज में बदलाव करना था, संविधान लिखने की क्या जरूरत थी? फिर तुम यही कहते छुआछूत जागरूकता से हटेगा, हुआ क्या? अरे छुआछूत रोकने के लिए कानून बनाया गया। फिर हम यही कह देते अच्छा महिलाओं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बहनों, चिंता मत करो, दहेज तुमसे बाद में नहीं मांगा जाए, क्योंकि हम पुरुषों को ठीक कर देंगे।
पुरुष को शिक्षा दे देंगे, पुरुष में नैतिक चेतना का विकास कर देंगे, वो दहेज नहीं मांगेंगे। अरे ना भाया, कैसे होगा यार? अरे जब सब मामले में कानून बना रहे हो तब यहाँ फिर कहोगे ना समाज को शिक्षित कर दें, परिवर्तित कर दें। तो साहबानों का वकील अशिक्षित था, शिक्षित था। इसलिए बात दोस्तों, कानून होना चाहिए। अरे नैतिकता से समाज का बदलाव नहीं होता बच्चों, उसके लिए हमें कुछ सख्त कानून की आवश्यकता पड़ती है। और हिंदू मैरिज एक्ट आपको याद दिला दें, हिंदू मैरिज एक्ट जब बन रहा था तो बहुत सारे रूढ़िवादी लोगों ने उसका विरोध किया था, कहा नहीं भाई ये नहीं हम मानेंगे, हमारे धर्म खिलाफ है। कानून हमने बनाया, अरे सती प्रथा खत्म किया, बाल विवाह के लिए कानून बनाया, तो इसमें कानून बनाने में क्या दिक्कत है? इसे निष्कर्ष लिख दो, कानून बनना चाहिए। हाँ, लेकिन अब इस पे सामाजिक न्याय के बजाय, महिला सशक्तिकरण के बजाय वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है, जो हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ निदिष्ट तत्व का अध्याय समाप्त। निदिष्ट तत्व का अध्याय समाप्त। और एक फैक्ट आपको बता दें बच्चों, एक फैक्ट आपको बता दें कि भारतीय संविधान में कई निदेशक तत्व ऐसे भी हैं जो भाग 4 में नहीं है, जिसमें है अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 351। यानी कई ऐसे निदेशक तत्व भी हैं जो भारत संविधान के भाग 4 में नहीं है। तो इसमें अनुच्छेद 335-85 में आपको याद होगा, मैंने बता रखा था अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति, जनजातियों के उत्थान करते समय सरकारी सेवाओं की कुशलता, सरकारी सेवाओं की कुशलता बनाए रखे जाएगा। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रोत्साहन किया जाएगा, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ कुछ ऐसे निदेशक तत्व भी हैं जो भाग 4 में नहीं है। ये निदेशक तत्व हो गए, यानी अल्पसंख्यक को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, ये राज्य का दायित्व है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण किया जाएगा, हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा ये सब मनाए जाते हैं। इसलिए साथ दोस्तों निदिष्ट तत्व समाप्त हो गए। अब भाग 4 के साथ थोड़ा सा छोटा सा अध्याय मूल कर्तव्य का है, बड़ा छोटा सा ही, लेकिन पीटी में सवाल आ रहे, मेंस में सवाल तो कभी नहीं आया। लेकिन आप याद रखो, जब तक बीजेपी सरकार है दोस्तों, मूल कर्तव्य का महत्व भी रहेगा। अब मूल कर्तव्य पढ़ने के बाद फिर हम प्रवेश करेंगे संघवाद पर, संघीय शासन जो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो मूल कर्तव्य हम कल शुरू करेंगे, और कल से ही, मूल कर्तव्य बड़ा छोटा सा है, हो सकता है कल से हम संघीय शासन पर फिर आए। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना है।